रात मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी, क्योंकि उस रात जो कुछ मेरे साथ हुआ था मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। मुझे अपनी जिंदगी का यह लम्हा सबसे ज्यादा मुश्किल लगा था। वो रात मैंने किस तरह से गुजारी सिर्फ मैं जानता था। उसके कितने ही हिस्सों में मैंने ये सोचा कि मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना चाहिए, लेकिन हालात कैसे भी हों हमें जीना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। मुझे भी जीना था, क्योंकि मेरे साथ और लोगों की जिंदगी भी जुड़ी हुई थी। उन सब लोगों के लिए मुझे अपने आप को संभालना था। उस वक्त जैसे भी करके मैंने ये मुश्किल वक्त गुजारा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके बाद मेरी जिंदगी में कौन सा बड़ा तूफान मेरा मुंतजिर होगा। उस हादसे ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया था, यहाँ तक कि मेरी शख्सियत भी बदल गई थी। अब मैं वो पहले जैसा इंसान रहा ही नहीं था, बल्कि अब तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। जिंदगी उस मोड़ पर ले आई थी कि हर चीज तहस नहस हो गई थी। मेरा नाम दानिश है। अब्बा का इंतकाल तो उस वक्त हो गया था जिस वक्त मैं अपने कॉलेज में था। उसके बाद मेरे चचा ने मेरी और अम्मा की जिम्मेदारी उठाई, क्योंकि मेरे अब्बा और मेरे चचा का मुश्तरका कारोबार था, जो कि अब्बा के इंतकाल के बाद मेरे चचा संभालने लगे थे। उस कारोबार से अच्छा खासा मुनाफा हर महीने मिलता था, जो मेरे चचा खुद बखुद हमारे घर पहुंचाते थे, जिसकी वजह से अब्बा के इंतकाल के बाद भी हमें माली हालात की वजह से किसी किस्म की परेशानी या तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने दिन रात मेहनत की, क्योंकि मुझे अब अपने घर को संभालना था, अपनी माँ का सहारा बनना था। मेरे चचा का यही कहना था कि मैं पहले अपनी तालीम मुकम्मल कर लूं, उसके बाद वो मेरे बाबा की जगह मुझे अपने साथ कारोबार में शामिल कर लेंगे। उसके बाद मैं उनके साथ उनके कारोबार को संभाल सकूंगा, जिस तरह मेरे अब्बा संभालते थे। मैंने भी उस वक्त अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा दिया, खूब मेहनत करके अपनी डिग्री मुकम्मल की। और ये सिर्फ मेरे अकेले की मेहनत नहीं थी। जिस वक्त बाबा का इंतकाल हुआ था उस वक्त उनकी कमी मुझे शिद्दत से महसूस हुई थी। मैं उनकी वजह से काफी परेशान भी रहता था। इस सारे वक्त में मेरे कॉलेज के एक टीचर ने मेरी बहुत मदद की थी। वो हमेशा मुझे समझाते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें देखकर मुझे कभी भी अब्बा की कमी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसके बाद मैं अपने कामों में मगन हो गया। मेरी कभी भी दोबारा अपने टीचर से मुलाकात नहीं हुई। उनका घर भी किराए का था जो उन्होंने बदल दिया था। मैं 1-2 मरतबा वहां गया था, मगर वो लोग ये घर छोड़ के जा चुके थे। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपने चचा के साथ ही काम करना शुरू कर दिया। दिन रात लगाकर इस कारोबार को बहुत आगे तक ले जाना चाहता था, क्योंकि ये सब कुछ मेरे बाबा ने शुरू किया था। वो सारे कारोबार को बहुत आगे तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें इतनी मोहलत ही नहीं दी। इसलिए मैं उनके ख्वाब को पूरा करना चाहता था। मेरा ज्यादातर वक्त अपने दफ्तर में गुजरता था। काम के दौरान मुझे वक्त का एहसास ही नहीं होता था, इसलिए मैं अक्सर रात को देर से घर वापस लौटता, जबकि अम्मा मुझे इस बात पे बहुत डांटती कि मैं अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, सारा वक्त अपने काम के साथ लगा रहता हूँ। इसका उन्होंने ये हल निकाला कि उन्हें मेरी शादी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर बीवी घर में मौजूद होगी तो क्या पता इसी बहाने मैं वक्त पे घर आ जाया करूं। जबकि मैं अम्मा से ये कहता था कि वो कुछ भी कर ले, मैं अपने काम को सबसे पहले रखता हूँ। काम के मामले में मैं किसी की कोई बात नहीं सुनता। और मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उससे पहले मैं अपने कुछ जरूरी काम निपटाना चाहता था। इसलिए जब भी अम्मा जिक्र करती तो मैं उन्हें यही कहता कि अभी वो मुझे कुछ वक्त दे, उसके बाद जैसा वो कहेंगी मैं वही कर लूंगा। मुझे अपने ही काम को संभालते हुए 1 साल गुजर गया था। ये 1 साल में मैंने बहुत तरक्की कर ली थी, जबकि चाचा भी मेरी कामयाबी देख के जहां बहुत ज्यादा खुश थे वही हैरान भी थे। वो ये कहते थे कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैं बिल्कुल अपने अब्बा की तरह काबिल और ज़हीन इंसान हूँ, और अगर मैं इसी तरह मेहनत करता रहा तो उन्हें यकीन है कि एक दिन मैं इस सारे कारोबार को बहुत ऊपर तक लेकर जाऊंगा। जिंदगी के सारे काम इसी तरह से चल रहे थे, जब एक दिन मैंने जल्दी घर जाने का सोचा, ये सोच कर के कुछ वक्त अम्मा के साथ गुजारूंगा। वैसे भी उस दिन मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था। बाकी का सारा काम मैंने सब लोगों को समझा दिया था। उसके बाद मैं अपने दफ्तर से बाहर निकला। जैसे ही मैं मेन रोड पे पहुंचा तो वहां पर एक जगह काफी सारे लोग जमा थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई हादसा पेश आया है। मैं भी अपनी गाड़ी से बाहर निकला ताकि देख सकूं कि आखिर वजह क्या है। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकल के आया तो मैंने देखा कुछ लोग एक बुजुर्ग आदमी के गिर्द जमा थे, जो कि नीचे बैठा हुआ था, और कुछ लोग करीब जाके उस बुजुर्ग आदमी को पानी पिला रहे थे। जैसे ही मैं थोड़ा मजीद आगे गया तो उस बुजुर्ग आदमी को देख के हैरान रह गया। इस चेहरे को मैं कैसे भूल सकता था।
ये तो मेरे कॉलेज के उस्ताद थे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था और जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरा उनसे बहुत लगाव था। आज इतने सालों बाद मैं उन्हें देख रहा था, वो भी इस हालत में। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं फौरन से आगे बढ़ के उनके करीब गया। वो काफी ज़ईफ हो चुके थे और वैसे भी मैं बड़ा हो चुका था, शायद इसीलिए वो मुझे पहचान ना सके। लेकिन जैसे ही मैंने उनसे उनकी खैरियत पूछी तो मेरी आवाज सुन के उन्होंने फौरन मेरी तरफ देखा। अगले ही लम्हे वो मुझे पहचान गए। मैंने उन्हें सहारा देके खड़ा किया, अपनी गाड़ी में लाके बिठाया। उनसे पूछा कि आखिर वो यहाँ तक कैसे आए, और उनकी तबीयत खराब थी तो उन्हें अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए था, जबकि उनका कहना था कि वो अकेले ना आते तो और क्या करते, और कोई था ही नहीं जो उन्हें लेकर आता। वो पिछले काफी अरसे से बीमार है और इसी बीमारी ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया है। अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़े लगने लगे थे। आज भी वो अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में तबीयत खराब होने की वजह से सड़क पे बैठ गए। लोग उनको इस तरह से देख के उनके पास जमा हो गए और अब उन्होंने पानी पिया है तो थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है। मैंने उनके घर का पता पूछा था कि मैं उन्हें उनके घर छोड़ सकूं। जब उनका कहना था कि उन्हें कुछ सामान खरीदना है, मैंने उन्हें तसल्ली दी कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो भी सामान उन्हें चाहिए वो उनके घर पहुंच जाएगा। वो बस मुझे अपने घर का पता बताए। उन्होंने मुझे अपने घर का पता बताया जो कि पुराने से मोहल्ले का था। उनके कहने के मुताबिक मैं उस जगह गाड़ी ले गया। एक छोटे से पुराने से घर के बाहर उन्होंने गाड़ी रुकवाई। यकीनन ये उन्हीं का घर था। जब मैं उन्हें उनके साथ अंदर घर के छोड़ने के लिए आया तो दरवाजा किसी लड़की ने खोला। अपने अब्बा को इस तरह से देख के वो तो परेशान हो गई, जबकि वो उसे तसल्ली दे रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक है। मैंने एक मुलाजिम को फोन करके सारी बात समझा दी थी कि खाने पीने का सारा सामान, राशन का सारा सामान वो इस घर में सुबह होने से पहले पहले पहुंचा दे। मैं मास्टर साहब के पास ही बैठ गया ताकि उनकी तबीयत के बारे में जान सकूं कि आखिर वो अपना इलाज ठीक तरीके से करवा भी रहे हैं या नहीं। और फिर बातों बातों में मुझे वक्त का पता ही ना चला। मैं काफी देर उनसे गुफ्तगू करता रहा, जिसमें वो मुझे मेरे कॉलेज की शरारतों के बारे में बताते रहे। उनके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। आज इतने सालों के बाद भी मुझे उनके साथ बात करके उतना ही अच्छा महसूस हुआ था जितना कि उस वक्त मुझे महसूस होता था। और आज दोबारा उनसे इतनी लंबी गुफ्तगू करके मुझे अब्बा की याद आ गई, क्योंकि उन्होंने हमेशा अब्बा की कमी को पूरा किया था। एक बेटे की तरह मुझसे मोहब्बत की थी। और आज मैंने उनसे ये कहा कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई भी काम हो तो मुझे फोन कर लिया करें। अब उनके सारे काम मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अपना नंबर दिया, फिर मजीद थोड़ी देर उनके साथ गुफ्तगू करने के बाद अपने घर की तरफ चल पड़ा। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि इतने सालों बाद मैं उनसे दोबारा मिला हूँ। शायद किस्मत ने मुझे उनसे मिलवाया था ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे इस हालत में मिलेंगे। उसके बाद मेरा उनके घर आना जाना शुरू हो गया। मैं कभी उनकी खैरियत पूछने के लिए उनके घर चला जाता, कभी कोई सामान वगैरह देने के लिए उनके घर चला जाता, कभी उन्हें घर से अस्पताल की तरफ लेकर चला जाता ताकि उनका अच्छे तरीके से इलाज हो सके। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्हें दिल की बीमारी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर का कहना था कि वो दवाइयों की वजह से कुछ अरसा तो जी सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सकते। ये बात शायद वो भी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो हर वक्त अपनी बेटी की फिक्र में लगे रहते थे। जब भी मैं उनके घर जाता तो उनकी बेटी से मेरा सामना हो ही जाता था। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुलझी हुई, पढ़ी लिखी लड़की थी। मैंने कभी उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा था, लेकिन वो लड़की कहीं ना कहीं मुझे दिल ही दिल में अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वो बहुत ही साफ दिल की और मासूम लड़की थी और अपने अब्बा को लेके बहुत परेशान रहती थी। मैं जब भी उसके अब्बा को अस्पताल से वापस लेके आता तो मुझसे यही सवाल करती थी कि उसके अब्बा ठीक हो जाएंगे, और मैं उसे हर मर्तबा झूठी तसल्लियां देके बहला देता था कि उसके अब्बा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं था। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि मैं अपने दफ्तर में काम कर रहा था जब मुझे फोन आया, और जो बात मुझे सुनने को मिली उसने तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। जैसे ही मैंने कॉल उठाई तो वही लड़की फोन पे बहुत ज्यादा रो रही थी। जब मैंने उससे रोने की वजह पूछी तो उसका कहना था कि उसके अब्बा अचानक से बेहोश हो गए हैं। वो कब से उन्हें उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुन रहे, इसलिए मैं जल्दी से आ जाऊं, क्योंकि मेरे अलावा वो किसी को नहीं जानती और ना कोई उनकी मदद के लिए आएगा। ये बात सुनकर मैं फौरन मास्टर साहब के घर पहुंचा। उन्हें उनकी बेटी के साथ अस्पताल लेकर गया। वो अस्पताल में दाखिल थे। डॉक्टर का ये कहना था कि अब उन्हें किसी किस्म की उम्मीद नहीं रही, क्योंकि उनके दिल की हालत बहुत नाजुक है। ऐसे में
शायद उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये बात मैंने उनकी बेटी से छुपाई थी, जबकि वो मुसलसल अपने अब्बा की सेहतयाबी के लिए दुआ कर रही थी। मैंने उस लड़की से उसके रिश्तेदारों का पूछा तो उसका कहना था कि उसकी अम्मा के तो रिश्तेदारों में कोई है नहीं, जबकि उसके अब्बा के रिश्तेदारों ने जैसे ही उनके बुरे हालात हुए तो उन्होंने साथ छोड़ दिया था। उसके अब्बा काफी पढ़े लिखे थे, एक कॉलेज में पढ़ाते थे। उस वक्त उनके घर के हालात बहुत अच्छे थे क्योंकि उनके अब्बा की तनख्वाह अच्छी थी। कॉलेज के बाद वो बच्चों को घर में ट्यूशन भी पढ़ाते थे, लेकिन फिर जब उन्हें दिल का मसला हुआ तो जो भी जमा पूंजी थी वो सारी उनके इलाज में लग गई, लेकिन फिर भी उनका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने काम करना छोड़ दिया क्योंकि अभी काम करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। फिर वो घर पे ही रहते थे। उनकी अम्मा का तो पहले इंतकाल हो चुका था और अब सिर्फ बाप का ही सहारा था। वो दोनों बाप बेटी एक दूसरे का सब कुछ थे। ऐसे में अगर उसके अब्बा को कुछ हो गया तो वो उनके बगैर जी नहीं सकेगी। मुझे उस लड़की पे तरस भी आता था, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद मास्टर साहब की हालत थोड़ी बेहतर हुई। जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उनका कहना था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं रहा। वो जाने से पहले अपनी बेटी को एक मजबूत सहारा देना चाहते हैं। उन्हें मेरे अलावा किसी दूसरे इंसान पे भरोसा नहीं है। अगर वो चले गए तो उनकी बेटी का क्या होगा? वो बहुत मासूम है। अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं उनकी बेटी का हाथ थाम लूं। वो जानते हैं मैं उनके बाद इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाऊंगा। शायद इसीलिए जिंदगी ने उन्हें मुझसे दोबारा मिलवाया था, ताकि वो सुकून से मर सके और अपनी जिम्मेदारी मुझे दे दे। उस वक्त मैं उन्हें इनकार नहीं कर पाया क्योंकि उनकी बेटी मुझे भी अच्छी लगती थी और मुझे इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आई। वैसे भी मुझे किसी से तो शादी करनी ही थी और जैसी लड़की मैं अपनी जिंदगी में चाहता था, मास्टर साहब की बेटी सबा बिल्कुल वैसी ही थी। इसीलिए मैंने हाँ कर दी। मेरी हाँ सुन के उनके चेहरे पर जो सुकून आया उसे देखकर मुझे दिली खुशी हुई। अस्पताल में ही उनके कहने पे मैंने उनकी बेटी से निकाह कर लिया, इस वादे के साथ कि अपनी अम्मा से बात करके उसे अपने घर ले जाऊंगा और हमेशा उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा, उसकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। शाम के वक्त मेरा उनकी बेटी से निकाह हुआ था और रात को मास्टर साहब का इंतकाल हो गया। मुझे उनके चले जाने का बेहद अफसोस था, लेकिन जाने वालों को कौन रोक सकता है। मैंने उनसे जो वादा किया था, जो जिम्मेदारी ली थी, अब मुझे उसे अच्छे तरीके से निभाना था। मैं जानता था अम्मा इतनी आसानी से इस बात पे राजी नहीं होंगी। उन्होंने तो मेरी शादी को सोच के बहुत कुछ सोच रखा था, मगर अब जो कुछ भी था हकीकत तो यही थी। सबा को फिलहाल के लिए मैंने उसके अब्बा के घर पर ही छोड़ा था। वहां पे उसके बाकी रिश्तेदार भी मौजूद थे। पहले मुझे अम्मा को इस बात पे राजी करना था, उन्हें सब कुछ बताना था। उसके बाद ही मैं उसे अपने घर लेकर आ सकता था। मैंने अम्मा को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताई तो वो खामोशी से सुनती रही, लेकिन जब मैंने उन्हें अपने निकाह की खबर दी तो वो फौरन से अपनी जगह से खड़ी हो गई। उनका कहना था कि किसी गरीब इंसान की मदद करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरह से किसी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अपने सर पे ले लेना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर मुझे उनकी बेटी की जिम्मेदारी उठानी ही थी तो इसके और भी बहुत सारे तरीके थे। मैं उसकी माली मदद भी कर सकता था, उस लड़की की किसी दूसरे लड़के से शादी करवा सकता था, अपने दफ्तर में काम करने वाले किसी मुलाजिम से करवा देता। मुझे खुद उस लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा था। उन्होंने अपनी बहन से वादा किया हुआ था कि उसकी बेटी ही मेरी बीवी बनेगी। अब वो अपनी बहन को क्या जवाब देंगी? वो तो सिर्फ इस इंतजार में थी कि मैं अपने काम से फारिग हो जाऊं तो वो बात पक्की करे, लेकिन मैंने तो उन्हें इस बात का मौका ही नहीं दिया और अपने उस गरीब उस्ताद की जाहिल और बेवकूफ बेटी से शादी करके बैठ गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि यकीनन उसके बाप ने अपनी बेटी से ये कहा होगा कि अपनी अदाओं से मुझे अपने काबू में करे। गरीब लोगों के पास यही एक तरीका होता है, अमीर लोगों से ताल्लुकात जोड़ने का। मैंने अम्मा से छुप के ये सब कुछ किया था और उन्हें इस बात का दुख था, मगर गुस्से में वो काफी आगे बढ़ गई थी और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने उनसे कहा कि मैं तो अपने काम में भी अपने अलावा किसी पे भरोसा नहीं करता। ऐसे में मैं उस लड़की की जिम्मेदारी कैसे किसी दूसरे को दे देता? और अब अम्मा माने या ना माने और इस बात से जितना भी इख्तलाफ कर लें, बात बदलने वाली नहीं है। अगर तो वो दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लेंगी तो मुझे खुशी होगी, और अगर उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, मगर मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा
और इस जिम्मेदारी को हमेशा निभाऊंगा। मैं उस लड़की के लिए अलग घर खरीद लूंगा, उसके बाद उसे वहीं पे रखूंगा और वो यहाँ रहेंगी और उन्हें वो कभी दिखाई नहीं देगी। मैंने अपने लिए एक नया घर ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर अचानक ही न जाने अम्मा के दिल में क्या ख्याल आया। उन्होंने मुझसे अपने रवैये की माफी मांगी, कहने लगी कि उनका एक ही तो बेटा है और उनकी हर खुशी मुझसे जुड़ी है। अगर मेरी खुशी इसी में है तो उन्हें यह रिश्ता मंजूर है। वो खुद मेरे साथ जाएंगी और अपनी बहू को रुखसत करवा के घर लाएंगी। इस घर के होते हुए मुझे और मेरी बीवी को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये घर हम लोगों का ही है और उन्हें इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। मैंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। और जहां तक उनकी बहन की बेटी की बात है तो वो एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है, उसकी शादी भी किसी अच्छे घर में हो जाएगी। मुझे अम्मा की बातों से हैरत हो रही थी। अभी 2 दिन पहले तो वो इतने गुस्से में थी, उनका बस नहीं चल रहा था कि फौरन से ये निकाह खत्म करवा दे, और आज इतनी आसानी से वो मान गई। जो भी था, मैं इस बात पे खुश था कि अम्मा इस बात से राजी हो गई हैं, क्योंकि मेरे लिए भी अम्मा से अलग रहना मुमकिन नहीं था। वो भी मेरी जिम्मेदारी थी और अब्बा के बाद तो मेरा और भी फर्ज बनता था कि मैं उनकी हर बात मानूं, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाऊं। मैं खुशी खुशी अम्मा को अपने साथ ले गया, अपनी बीवी को रुखसत करके घर ले आया। मास्टर साहब का घर किराए पे था, इसलिए वो घर खाली कर दिया गया। सबा का जो भी जरूरी सामान था वो हम लोग अपने घर ले आए। मैं हर मुमकिन कोशिश करता था कि उसका ख्याल रख सकूं, उसे किसी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। आहिस्ता आहिस्ता उसका मेरे घर में दिल लग गया, जबकि अम्मा का रवैया भी उसके साथ काफी अच्छा था। ये देख के मुझे वाकई में बहुत खुशी होती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। हमारी शादी को 6 महीने गुजर गए। हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक से मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो जाएगी और फिर वह इतनी आसानी से मेरी जिंदगी में शामिल भी हो जाएगी। अब तो मैं सबा से पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। उसकी जरा सी तकलीफ भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं कभी उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता था। मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। मुझे किसी और चीज की कोई ख्वाहिश नहीं थी। एक दिन अचानक से ही मुझे अपने दफ्तर के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। मैं 1 हफ्ते के लिए दूसरे शहर जा रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये 1 हफ्ता 1 साल के बराबर हो। मैं सबा को भी अपने साथ लेके जाना चाहता था, लेकिन अम्मा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें घर में अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं सबा को उनके पास छोड़ गया। मेरी रोजाना उससे फोन पे बात होती थी, लेकिन फिर एक दिन मैंने फोन किया तो उसका फोन बंद जाने लगा। मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा का कहना था कि उसका फोन पानी में गिर गया था, जिसकी वजह से खराब हो गया है और आते हुए मैं उसके लिए नया फोन लेता हूँ। उस दिन के बाद से मेरी सबा से बात नहीं हुई। मैं जब भी अम्मा से उसके बारे में पूछता, वो यही कहती कि वो सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कभी वो कहती कि वो किसी काम में लगी हुई है। इसी तरह से 1 हफ्ता गुजर गया, मेरी उससे बात ही नहीं हुई। मैंने भी यही सोच के इंतजार किया कि वापस जाके उससे ढेर सारी बातें करूंगा। मैंने उसके लिए बहुत सारी चीजें खरीदी, क्योंकि उसकी सालगिरह आने वाली थी। मैं उसे एक बहुत बड़ा और अच्छा सरप्राइज देना चाहता था। उसके लिए बहुत सारे तोहफे तहाइफ खरीद कर मैं वापसी के लिए रवाना हुआ। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो जो खबर मुझे सुनने को मिली, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जिस रात को मैं अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बनाना चाहता था, वही रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक और बुरी रात बन गई। मैं जब अपने घर पहुंचा तो सबा मुझे कहीं दिखाई ना दी। जब मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा का कहना था कि वो तो मेरे जाने के अगले दिन ही बाजार का कह के गई थी। उसके बाद से वो वापस ही नहीं आई। यकीनन वो किसी के साथ भाग गई है। मुझे इस बात पे यकीन नहीं था, जबकि अम्मा ने मुझे बताया कि वो जाते हुए बहुत सारे कीमती जेवरात और बहुत कुछ साथ लेके गई है। इसका मतलब था कि वो यहाँ से भागने के चक्कर में थी। इसके साथ ही अम्मा का कहना था कि जब मैं दफ्तर चला जाता था तो वो मेरी गैर मौजूदगी में किसी से बातें करती थी। उन्होंने मुझे ये सब कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें ये लगा कि अगर वो मुझसे कहेंगी तो मैं उन्हें ही गलत समझूंगा। मैं ये समझूंगा कि वो उसे पसंद नहीं करती, इसीलिए उसके बारे में गलत बातें करती है। अम्मा का कहना था कि उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि वो इस घर में दिल लगाए और उसके पहले के जो भी ताल्लुकात हैं वो उनको खत्म करते हैं। मगर उस लड़की ने उनकी बात नहीं मानी और किसी दूसरे के लिए मुझे छोड़कर मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर घर से भाग गई। इसीलिए तो उसका फोन भी बंद था। मुझे अम्मा की बातों पे यकीन नहीं था, लेकिन घर में से वाकई बहुत सारी कीमती चीजें गायब थी। अम्मा का कहना था कि वो शादी से पहले किसी और लड़के को पसंद करती थी।
अपने बाप के मजबूर करने पे उसने जबरदस्ती मुझसे शादी की थी। वो मौके की तलाश में थी। जैसे ही उसे मौका मिला वो यहाँ से भाग गई। वो रात मेरे लिए बहुत लंबी हो गई। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। अभी तो मैंने जिंदगी को जीना शुरू किया था, मैं उसके साथ खुश रहने लगा था, और वो लड़की मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके मुझे छोड़ के भाग गई। उसके बगैर एक दिन गुजारना मेरे लिए मुश्किल था, और मुझे पूरी जिंदगी उसके बगैर गुजारनी थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया मैं अपने आप को खत्म कर लूं, लेकिन ये मसले का हल नहीं था। उसके बाद मेरी माँ का क्या होता? बहुत कुछ सोचते हुए मैंने अपने आप को संभाला, लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया था। उसके बाद से मेरे रवैये में इस कदर सख्ती आ गई कि मैं किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता था। लोगों के लिए हमदर्दी तो मेरे दिल से मुकम्मल तौर पे खत्म ही हो गई थी। मैंने अपने आप को काम में लगा लिया। मैं रात को देर तक काम करता रहता। 2 महीने गुजर गए थे। मैंने अपनी बीवी को तलाश नहीं किया था, क्योंकि मैं ये बात मान चुका था कि वो मुझे छोड़ के खुद भाग गई है। अम्मा ने मुझे बहुत मजबूर किया कि मैं अब उनकी पसंद से, उनकी मर्जी से, उनकी भांजी से शादी कर लूं। और फिर 1 साल बाद मैंने उनकी भांजी से शादी कर ली। 1 साल तक मैं उसके वापस आने का इंतजार करता रहा कि शायद वो वापस आ जाए, लेकिन 1 साल तक जब वो नहीं आई तो मुझे यकीन हो गया कि वो खुद ही मुझे छोड़ के गई है, और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अम्मा की खुशी के लिए मैंने उनकी भांजी से शादी कर ली। मजीद 1 साल इसी तरह गुजर गया। 2 साल गुजर चुके थे। फिर एक रात इसी तरह मैं अपने ऑफिस से देर से निकला। अंधेरा बहुत बढ़ गया था, मौसम भी काफी खराब था। ऐसे खराब मौसम में घर तक जाना बहुत मुश्किल था। रास्ते बंद हो गए थे। मैंने गाड़ी एक बस्ती की तरफ मोड़ ली ताकि यहाँ किसी घर में पनाह ले सकूं। जैसे ही ये तूफानी बारिश थम जाती तो मैं घर वापस चला जाऊंगा। जैसे ही मैं उस छोटी सी बस्ती में दाखिल हुआ तो जो घर मुझे सबसे पहले नजर आया, मैंने वहीं पे दस्तक दी थी। बारिश भी काफी तेज हो गई थी। एक औरत ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे देखकर मैं दंग रह गया। अम्मा की बातें मेरे कान में गूंजने लगी कि तेरी बीवी खुद घर से भाग गई है, इसीलिए तो मैंने उसे कभी तलाश करने की कोशिश नहीं की थी। मगर इस पहर उसे अपने सामने देखकर मेरे सर पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। और फिर जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि आखिर गलती किसकी थी। शायद मैं उसे देख के यहीं से वापस चला जाता, लेकिन वो जिस हालत में थी, मुझे अम्मा की बात झूठ लगी। अगर वो खुद घर छोड़ के आई होती तो वो इन हालात में ना होती। टूटा फूटा सा घर, उसकी हालत भी काफी खराब थी। वो भी मुझे देख के हैरान हो गई। फिर अचानक ही कमरे में से एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। वो दरवाजा खोल के अंदर की तरफ भागी। मैं खामोशी से घर के अंदर दाखिल हो गया। घर में सिर्फ जरूरत की चंद चीजें थी। उसने जल्दी से जाके उस छोटे से बच्चे को अपने सीने से लगा लिया, जो कि तकरीबन 1 साल का था, और वो जिस तरह से उसे प्यार कर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो उसी का बच्चा है। मुझे बहुत हैरत हुई कि ये सब क्या हो रहा है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने शुरू से लेकर आखिर तक मुझे पूरी बात बताई। उसका कहना था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के नहीं आई थी, बल्कि मेरी माँ ने और मेरी खाला की बेटी ने उसे जबरदस्ती घर से निकाला था। जैसे ही मैं अपने काम से दूसरे शहर गया, मेरे जाते ही मेरी बीवी की तबीयत कुछ बिगड़ गई। जब डॉक्टर ने उसे ये बताया कि वो हामला है तो वो बहुत खुश थी। वो बेसब्री से मेरे वापस आने का इंतजार कर रही थी ताकि मुझे ये खुशखबरी दे। मगर उससे पहले ही मेरी माँ ने मेरी खाला की बेटी के साथ मिलके उसे घर से निकाल दिया, ये कहते हुए कि वो कभी दोबारा वापस पलट के यहाँ ना आए। मेरी माँ का कहना था कि उन्होंने तो कभी भी उसे अपनी बहू तस्लीम किया ही नहीं था। वो तो पहले दिन से उसे पसंद ही नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की वजह से वो चुप हो गई थी, और वो बस मौके की तलाश में थी। आज उन्हें मौका मिल गया है। इससे पहले कि मैं इस बच्चे को दुनिया में लाकर अपने कदम मजीद इस घर में जमा लूं, वो लोग मुझे यहाँ से निकाल देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। रात के अंधेरे में मेरी बीवी को घर से निकाल दिया। उसने बहुत मिन्नत समाजत की, मगर किसी ने नहीं सुनी। इसके साथ ही उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर वो पलट के आई या फिर उसने मुझे कुछ भी बताया या मुझसे राब्ता करने की कोई कोशिश की तो वो उसके बच्चे को जान से मार देंगी। मेरे दिल में उसके खिलाफ इतनी नफरत भर देंगी कि मैं खुद उसे छोड़ दूंगा। इसी डर से वो घर छोड़कर आ गई थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि मैं उसे ढूंढने के लिए जरूर आऊंगा और एक दिन उसे ढूंढ ही लूंगा। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। इस घर में रहने वाली बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी थी। वहां से वो उसे अपने पास ले आई और उस पे तरस खा के
अभी तक उसने अपनी बेटी बना के उसे इस घर में रखा हुआ है। इन 2 सालों में उसने कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी है ये सिर्फ वही जानती है। कितने मुश्किल हालात में उसने मेरे बच्चे की हिफाजत की, उसे जन्म दिया, लेकिन मैंने एक मर्तबा भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मेरी माँ ने कह दिया कि वो मुझे धोखा देके चली गई है, तो मैंने इतनी आसानी से अपनी माँ की बात मान ली। मुझे एक मर्तबा भी उसके मासूम चेहरे का ख्याल नहीं आया। क्या मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो मेरे साथ कभी भी ऐसे नहीं कर सकती? जो वक्त मैंने उसके साथ गुजारा था, क्या मुझे उसके बारे में इतना भी यकीन नहीं था कि वो कभी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती? मैंने कितनी आसानी से उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। मेरी बीवी का कहना था कि मेरी माँ की धमकी के बावजूद भी वो मेरे बेटे को लेके मेरे घर आई थी ताकि मुझे हकीकत बता सके। लेकिन उस वक्त जो कुछ उसने देखा, उसके बाद दोबारा उस घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाई। मैं सब कुछ भूल गया था। मैं दूसरी शादी कर रहा था। ये देखकर वो वापस लौट आई। उसे अंदाजा हो गया कि मैं उसे मुकम्मल तौर पे भूल चुका हूँ। इसीलिए उसने दोबारा कभी मुझे सच बताने की या फिर मुझ तक आने की कोशिश ही नहीं की। मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था। मुझे एक मर्तबा उसे तलाश करना चाहिए था, उसकी हकीकत जाननी चाहिए थी। मेरी माँ ने सब कुछ झूठ कहा था। वो अपने साथ कुछ नहीं लाई थी, बल्कि ये सब कुछ मेरी माँ के प्लान का हिस्सा था। मैंने ठीक नहीं किया। मैंने उसे लोगों के रहमो करम पे छोड़ दिया। अपने उस्ताद से किया हुआ वादा मैं भूल गया। मैंने उनकी बेटी की हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी। मैं ये कैसे भूल गया कि बाहर की दुनिया किस कदर खतरनाक है। वो तो अच्छा हुआ कि एक औरत ने उसे बना दे दी, वरना वो कहाँ जाती, उसका क्या होता। आज वो मुझे जिंदा मिलती या ना मिलती, मैंने ये सब कुछ क्यों नहीं सोचा। मैं अपने वादे को अच्छे तरीके से निभा नहीं पाया। मैंने अपनी बीवी से अपने किए की माफी मांगी। मैं उससे यही कहता रहा कि वो मुझे एक मर्तबा माफ कर दे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और किसी के लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए मुझे माफ कर दे, जिसकी खातिर उसने इतनी मुश्किलात उठाई हैं। मेरी बीवी ने मुझे माफ कर दिया था। जब मैंने पहली मर्तबा अपने 1 साल के छोटे से बेटे को अपनी गोद में लिया, वो लम्हा मुझे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती, सबसे अच्छा लम्हा लगा। अपनी बीवी को और अपने बेटे को मैं अपने घर वापस ले गया। मेरी बीवी को देख के मेरी अम्मा और मेरी दूसरी बीवी का रंग उड़ गया था। जब अम्मा ने कहा कि मैं इसे दोबारा यहाँ क्यों लेके आया हूँ, ये तो घर छोड़ के चली गई थी मुझे धोखा देके, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे सारी हकीकत पता चल गई है और अब वो सजा के लिए तैयार रहे। मैंने अपनी दूसरी बीवी को फौरन तलाक देके घर से निकाल दिया, क्योंकि उसने ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझ के किया था। 1 साल मुझे मेरे बच्चे से दूर रखा, मुझे मेरी बीवी से दूर रखा। अगर इस दौरान उन दोनों में से किसी को कुछ हो जाता तो मैं तो कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकता था। फिर मैंने ये घर भी छोड़ दिया। उन दोनों को लेकर मैं अलग रहने लगा। मेरी माँ ने मुझे मेरे बच्चे से दूर किया था। अब उनकी सजा ये थी कि वो सारी जिंदगी अपने बच्चे से दूर रहती। मैं इस घर में आके अपनी बीवी और बच्चे के साथ फिर से खुश रहने लगा। लेकिन हफ्ते में 1 मर्तबा मैं जाके अपनी माँ की खैर खैरियत पूछ लेता था।